पेश है रमा प्रसाद घिल्डियाल पहाड़ी की कहानी न्याय की कसौटी। रमा प्रसाद घिल्डियाल पहाड़ी हिंदी साहित्य की प्रगतिशील परंपरा के रचनाकार कथाकार हैं। इनके यहाँ नए विषय तो हैं ही, प्रगतिशीलता, न्याय, सामाजिक न्याय का सवाल, दलित, सर्वहारा, वंचित, उपेक्षित सम्मान पाते हैं। इनकी कहानी का कथानक और कथ्य बनते हैं। श्रोताओं, आज जो कहानी प्रस्तुत की जा रही है वह कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के BA 6 सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र उत्तराखंड का हिंदी साहित्य के अंतर्गत संकलित रचना है। इस रचना के द्वारा जहां हम रमा प्रसाद घिल्डियाल की चिंता और चेतना को समझ सकते हैं, वहीं उत्तराखंड के रचनाकारों द्वारा रचे गए हिंदी साहित्य में योगदान को भी समझ सकते हैं। वहीं रमा प्रसाद घिल्डियाल जैसे उत्तराखंड के अन्य महत्वपूर्ण किंतु साहित्य आलोचना के क्षेत्र में उपेक्षित कर दिए गए रचनाकारों पर हम विचार कर सकते हैं कि आलोचना का सही कर्तव्य मूल्यांकन करना है। समय सापेक्ष न्यायपूर्ण मूल्यांकन ही मूल्यांकन हुआ करता है। ऐसे रमा प्रसाद घिल्डियाल जैसे अन्य रचनाकारों को हिंदी की मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए। आइए अब पेश है रमा प्रसाद घिल्डियाल पहाड़ी की कहानी न्याय की कसौटी। आज छंछरी का अपना कोई परिवार नहीं है। जिस व्यक्ति के कारण वह पूर्ण नारी बनी, वह उसके पारिवारिक संज्ञा की व्याख्या कर चला गया है। वह लगभग 2 वर्ष उस पुरुष के स्नेहपाश में बंधी रही। वहाँ उसने नैसर्गिक सुख पाया। आज कच्ची नींव पर स्थापित कर गृहस्थी टूटकर बिखर गई है। सच ही वह व्यक्ति अपने मोह की डोरियां समेटकर बड़ी दूर चला गया है, इतनी दूर कि संभवतः वह उसे ढूंढ नहीं सकेगी। आदिकाल में मानव ने अपने स्वार्थ के लिए परिवार की सुंदर कल्पना की और नारी को फुसलाकर वहां आमंत्रित किया। नारी ने अपना स्वामित्व विसार दिया। उसने अनजाने इस श्राप को वरदान सा स्वीकार कर लिया। आगे पुरुष ने नए नए विधान रचकर नारी का शोषण किया। वह मूकता से सब कुछ सहती रही। क्या वह नारी की अपनी भारी भूल थी, या पुरुष ने झूठे आश्वासन देकर उसे छला था? आज यही नारी अपने जीवन की समस्त घटनाओं को फैलाकर उन पर विवेक के साथ कोई अंतिम निर्णय ले लेना चाहती है। वह एक गरीब हरिजन परिवार की बेटी है। जब बड़ी हुई तो अभिजात वर्ग की परिवार में काम मिला। वह बच्चों की देखभाल करती, कपड़े धोती, गौशाला आंगन साफ करती तथा अन्य छोटे मोटे कामों में मन लगाती थी। वह एक
धर्मपरायण परिवार था। परिवार के बड़े बेटे ने एक दिन फुसलाकर जीवन में स्वप्न देखने की प्रेरणा दी। उस कल्पना से वह थिरक उठी। वह उसका अपना समाज नहीं था। वह वहाँ अपने को छोटा पाने लगी और अनायास कि एक दिन उसके मन में निम्न आत्मभाव उभर आया। तब उसे घृणा और ईर्ष्या का ज्ञान नहीं था। उसके मन में एक नई मानवता उभर रही थी, जिसको अज्ञे ही उसने परिवार के बड़े बेटे को समर्पित कर दिया। वह उसके अनुरोधों पर अपने प्राण और जीवन लुटाने लगी। वह उसकी बातें लुभावनी होती, इसे किसी हिचक का ज्ञान नहीं था। वह कौतूहल का एक नया संसार पाकर उसे अपने चारों ओर समेटकर खिल उठी। वह उसकी यौवनावस्था की पूर्व का समय था, जब भावना नहीं उभरती है, कल्पना से मन का संचालन होता है, पर कोई भावुकता फिर भी अंगड़ाई लेने लगती है। जब वह युक्ति हुई और उसे समझ आई तो उसने सारी बातों का समाधान कर पाया कि वह ठगी गई है। उसने देखा कि युवक समुदाय उसके नारीत्व का मूल्यांकन कर रहा है। वह चाहता है कि उसे कुछ क्षण के लिए अपनी रखील बनाकर उसका मूल्य घटा दे। वे उसकी भावना की परवाह न कर उसे अपने मनोरंजन की वस्तु भर मानते हैं। इससे उसे बड़ा गुस्सा आया। अपनी चेतना को जगाकर उसने अपनी सभी सुकुमार भावनाओं को शोषण की इस नई कसौटी पर रखा, इस नई कसौटी पर परखा। वह बहुत दुखी हुई और उसकी नारी अनुभूतियों से हिंसा का बीज मन में फूट आया। वह उसने उदारता को बिसार कर विद्रोह का नया कवच धारण किया। यदि कोई युवक उससे छेड़खानी करता तो वह उसे समाज के बीच चुनौती देती। उसकी सहेलियों ने युवकों को परास्त करने का निश्चय कर लिया था। लोग उससे भय खाने लगे। तभी उसका विवाह हो गया और वह ससुराल चली आई। उसका पति एक अच्छे खाते पीते परिवार का बदचलन युवक था। उसके पिता की प्रतिष्ठा और मान था। उनकी अपनी परंपरा थी। परिवार के पुरखों ने राजधानी में अच्छी इमारतों का निर्माण किया था। उसके ससुर उस प्रदेश के श्रेष्ठ शिल्पी थे। पति की संगत भली नहीं थी। पिता ने इसीलिए सोचा कि सुंदर बहू आकर उसे सुधार लेगी। छंछरी के पिता को यह रिश्ता भला लगा था। ससुर ने बहू को सोने का कड़ा भेंट कर कहा था कि वह उनके इकलौते पुत्र को सही रास्ते पर ले आवे। वे चाहते थे कि बेटा परिवार के सम्मान की रक्षा करे, किंतु बेटे को माँ ने लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया था। वह काम से जी चुराता और कस्बे में लूफरों के साथ रहता था। ससुर ने बेटे को समझाया था कि जो व्यक्ति श्रम करने से जी चुराता है वह आगे जीवन में कभी सफल नहीं हो सकेगा। निकम्मे मानव का समाज में कोई स्थान नहीं है। मानव का धर्म है कि वह श्रम पर आस्था रखे। इसी में जीवन की सफलता है। सभी निर्माताओं का श्रम पर अटूट विश्वास रहा है। उनका काम विचित्र सा होता है। वे कभी एक स्थान पर टिके हुए
नहीं रहते हैं। उनका खानाबदोश जीवन होता है। यह सुझाया था कि जीवन में संघर्ष करने से कायरता हट जाती है। बिना बुजदिली हटाए मानव का सही व्यक्तित्व नहीं निखर पाता है। काम के प्रति वैसी ही आस्था रखो मानो कि अपनी प्रेमिका के प्रेम में पागल हो। मन उमंग और जोश से भरा हुआ होना चाहिए। देवी देवताओं की भले ही पूजा हो, पर उनको मानव के समान काम करने की सुविधा नहीं है। इंसान काम करके अपने श्रम से देवत्व प्राप्त करता है, इसीलिए यह काम नहीं हो सकता है। मैं उस व्यक्ति के साथ काम नहीं करूँगा। यह काम मेरे सम्मान के प्रतिकूल है। इन सब कमजोरियों को हटा देने पर ही सफलता मिल सकती है। पति पिता की बात को हंसी में उड़ाकर उसे अपनी योजना सुनाते कि वह नगर के होटल में नौकरी करेगा। उसको मजदूरों का जीवन पसंद है। वे अपना जीवन चट्टानें तोड़ने और पत्थरों को तराशने में नहीं काट देना चाहते हैं। आज जब पुराणपंथी जमाना नहीं है, नए नए व्यवसाय खुल गए हैं, लेकिन वे कस्बे के आवारा लड़कों की सोबत में रहकर शराब पीते, जुआ खेलते और उसके साथ भला सा व्यवहार नहीं करते हैं। कहते कि नारी का रूपवती होना महत्व की बात नहीं है। उसे वेश्याओं के समान अपने हाव भाव से पुरुष को रिझाना सीख लेना चाहिए। बस फिर उन औरतों के श्रृंगार और बातों का गुणगान कर उसे निकम्मी ठहरा देते। वह उनकी बातों से बहुत दुखी थी। तभी एक दिन वे सास के गहनों को चुराकर एक बाजारू औरत के साथ चंपत हो गए। ससुर को इस घटना की जानकारी पर बहुत दुख हुआ। वे उन दिनों दूर कहीं गंगा नदी के किनारे एक पुल का निर्माण करवा रहे थे। जब लोगों ने विस्तार के साथ इस घटना को सुनाया तो उनका दिल टूट गया। जब उसे झूलने वाले पुल का पूर्ण निर्माण हो गया तो वे बीमार पड़ गए। शारीरिक और मानसिक रोगों के कारण चारपाई पकड़ ली। लीवर खराब था ही, डबल निमोनिया ने भी जकड़ लिया। उनको चारपाई पर लाद कर 20 मील दूर अस्पताल ले जाया गया। जब तक कि वह सास के साथ वहाँ पहुँची वे मर गए थे। दोनों भारी मन घर लौट आईं। आगे परिवार की आर्थिक भित्ति टूट गई। पति 4 मास बाद हठी हालत में लौट कर आए। उस औरत ने अपना घर बसाकर इनको धता बता दिया था। वह सब देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वे कुछ दिन अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आराम से घर पर रोटी तोड़ते रहे। जब सास ने साफ साफ कह दिया कि आगे गुजर नहीं हो सकती है तो वे काम पर गए। वे साधारण अपने मन का काम करते, जो कभी मिलता तो फिर नागा कई दिन रह जाना पड़ता। सास ने जो पैसा उसके पास था उससे भेड़ें और मुर्गियां खरीदी थीं। वे अंडे बेचते और घर का भार संभाल लेते, लेकिन पति की आदतें भली नहीं थीं। वे फिर आवारागर्दी करने लगे। परिवार की मर्यादा बिसार कर सास बहू कुछ परिवारों में काम करके अनाज पा जाती थीं। इससे भी
गृहस्थी नहीं चली। पति तो मस्ती के साथ घर पर पड़े पड़े हुक्म चलाते और संध्या को बाहर निकलकर बड़ी रात लौटते। इससे परिवार की शांति भंग हो गई। वहां रोज झगड़े होने लगे। एक दूसरे पर दोषारोपण कर अपने मन का भार हल्का कर लेता था। छंछरी ने जिस दिन ऊंची कल्पना को लेकर परिवार का ढांचा बनाया था, वह आर्थिक संकट के कारण चकनाचूर हो गया। सास की जीवन के प्रति अपनी उदासीनता थी कि वह मौत की प्रतीक्षा कर रही है। बहू अपनी उमंगों और अल्हड़ता का संसार सिमटा कर कसमसा कर रह जाती थी। आपसी संबंधों के बीच ठहराव आ गया था। अब यदा कदा सास बहू के झगड़े का विकराल रूप खड़ा हो जाता। सास उग्र रूप बनाकर बहू को कोसती कि वह सुलक्षणी होती तो बेटा न बिगड़ता। बहू सास से कहती कि उसके दुलार से वह बिगड़े हैं, लेकिन उसको अपने भविष्य की चिंता थी। वह परिवार का सुचारू रूप से संचालन करना चाहती थी, पर कहीं कोई भारी कमी पाकर सिहर उठती। पति सही पुरुष के मान से परे मिलते। इससे उसके हृदय की व्याकुलता बढ़ रही थी। लगता कि कोई भारी विपत्ति आने वाली है। पति उसके जीवन में समन्वय लाने में असफल रहे। तभी किसी ने उसे बताया कि वहाँ से 20 मील की दूरी पर मोटर की सड़क का निर्माण हो रहा है। कई परिवार वहां काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। ठेकेदार ने उसके पति को संदेशा भेजा था कि वह तुरंत आवे और लोगों में काफ़ी हलचल थी। सभी को आशा थी कि वहाँ अच्छी मजदूरी मिलेगी। शासन ने वहाँ राशन की दुकान खोलकर सस्ता गल्ला देने की व्यवस्था की थी। सास ने बताया कि ठेकेदार उसके पति का परिचित है। ओवरसियर भी उन लोगों को जानता है। उसे वहाँ आसानी के साथ काम मिल जाएगा। उन लोगों ने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। पति पत्नी 2 दिन रास्ता तय करके वहाँ पहुँचे थे। रास्ते में पति के मनचले साथियों ने उसे बताया था कि ठेकेदार बहुत रसिक तबीयत का है, जबकि उसकी पत्नी बहुत रूपवती है। वह बुद्धि और कौशल से काम लेगी तो सोने के झुमके और हंसुली लेकर घर लौटेगी। पति इस बात पर बुद्धू के समान हंस पड़ा था कि वह इस अवसर से लाभ उठावेगा। उधर नदी की घाटी की हलचल थी। मोटर मार्ग का निर्माण हो रहा था। नीचे नदी तट से पहाड़ी के शिखर तक इंजीनियर और ओवरसियर उस घुमाव वाले रास्ते पर निशान डालकर ढांचा बना चुके थे। नदी के किनारे मैदान पर तंबू पड़े थे। वहां तार के बाड़ों में ढेरों सामान संवार कर धरा हुआ था। पहाड़ों की चौरस भूमि पर कहीं कहीं मजदूरों ने अपनी झोपड़ी बनाई थी। वे वहां सपरिवार रहते थे। एकाकी मजदूरों के लिए शासन ने लंबे बारीकनुमा झोपड़ों का निर्माण स्वयं करवाया था। वे छप्पर बड़े चौड़े पत्तों और चीड़ के सूखे तिनकों से छाए हुए सुंदर लगते थे। हजारों मजदूर निशान लगे भागों को चौरस कर 20 फुट चौड़ी सड़क बना रहे थे। वे साहसी व्यक्ति पुश्ते बनाकर सड़क मजबूत कर रहे थे कि साधारण सी बरसात में टूट न जाएं। कहीं पहाड़ी पर पानी के छोए फूटे थे और उनसे पानी गिर रहा था।
ये सफ़ेद मिट्टी वाले कमेड़े के पहाड़ काफ़ी कच्चे थे। उनके ऊपर और नीचे दोनों ओर पक्के पुश्ते बनाने आवश्यक थे। यह सफ़ेद मिट्टी वाले पहाड़ सड़क बन जाने पर आगे खोद लिए जावेंगे। कोई कंपनी इस मिट्टी से खड़िया और पाउडर बनाने की सफ़ेद मिट्टी निकाल लेगी। तब यहाँ से मिट्टी भरी हुई ट्रकों की कतारें नीचे 60 मील की दूरी वाली रेलवे स्टेशन को जाती हुई दिख पड़ेगी, जहाँ से कि रेल के खुले डिब्बों में वह बड़े बड़े कारखानों को भेजी जावेगी। तब यह अछूत धरती अपनी शांति खो देगी। चींटियों के समान मजदूर प्रकृति से संघर्ष कर रहे थे। कई घुमाऊ मोड़ बन चुके थे, जिन पर की सड़कें चढ़ाई की ओर जाती थीं। कहीं चट्टानें तराशी जा रही थीं। नेपाली परिवार वहां सुदूर काली और गढ़कर नदी के उद्गम स्थानों के गांवों से यहाँ आए थे। फ्रंटियर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और स्थानीय गांवों के लोग वहाँ थे। नेपाली बच्चे और बच्चियाँ जिनको कि अभी किंडरगार्टन या प्राइमरी स्कूलों में पढ़ना चाहिए था, अपने माता पिता के साथ परिवार की गरीबी का अभिशाप भुगत रहे थे। वे फ्रंटियर पंजाबी और हिमाचल प्रदेश के तगड़े जवान तो हंसी हंसी में चट्टानों को डायनामाइट से उड़ाकर खिलखिलाते हुए मजाक करते थे। उसे इस नए संसार को देखकर आश्चर्य होता था। चट्टानों पर सब्बल की चोटें गुंजारित होकर धरती को हिला देती थीं। छंछरी यह सब देखकर आश्चर्यचकित सी रह गई। अब वे नीचे उतरकर घाटी के पास पहुंचे तो तीसरा पहर हो आया था। एक बड़ी चट्टान तोड़ी जा रही थी। चट्टान पर गहरा सुराख कर बारूद भरी जा चुकी थी। अब उसमें पलीता डाला गया। उसे कुछ दूर तक एक व्यक्ति ले गया। सब उस स्थान से दूर हटकर तमाशा देखने लगे। एक अनुभवी श्रमिक ने दूसरे छोर को सुलगाया। कुछ देर फुसफुस फुरकर वह पलीता सुलगा और अंत में एक भारी धमाका हुआ। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, छोटे छोटे पौधे आकाश में उड़कर छपाछप नीचे नदी के गहरे पानी में गिरे। बड़ी देर तक वहां गर्द का तूफान उड़ता रहा। वहां की धरती पर हल्की सी हलचल हुई। फिर सब कुछ शांत हो गया। अब वहां ऐसा सन्नाटा छाया कि वह भयभीत हो उठी। रात्रि को छंछरी ने एक परिवार को मड़वई का आटा देकर मोटी मोटी रोटियां सेंक ली। उसे नमक मिर्च से खाया। बड़ी थकान थी और भूख लगी थी। वे चुपचाप एक खाली झोपड़ी में भेंगला बिछाकर सो गए। कुछ देर में उनको गहरी नींद आ गई। आधी रात बीत चुकी थी। छंछरी ने एक स्वप्न देखा। वह नीचे मंदिर के पास नदी में नहा रही है। एकाएक मंदिर के द्वार से एक सुंदर नारी बाहर निकली। उसने ऊपर पहाड़ी की ओर देखा। अब वह आगे बढ़ी और किनारों की चट्टानों को छुआ। खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह हंसी वहां गूंजती रही। फिर एकाएक वह रोने लगी। वह भारी भारी सिसकियां ले रही थी। अब उसका रूप भयानक हो आया। बाल बढ़ गए, चेहरा काला पड़ गया, मुंह से 2 बड़े लंबे दांत बाहर निकल आए। जीभ से खून बह रहा था। हाथ के बड़े बड़े नाखूनों से वह चट्टान को खुरच रही थी। एकाएक वह
एक कर्कश किलकारी मारकर वहां ओझल हो गई। भय से छछरी चीखी, उसकी नींद टूट गई। उसने पति को जगाया, बाहर आकर नीचे की ओर देखा। नदी का जल गुनगुन करता बह रहा था। चारों ओर निपट शांति थी। ऊपर पहाड़ की चोटी पर पंचमी का चांद चमक रहा था। बड़ी दूर वाले मरघट पर सियार हुआ का शोर मचा रहे थे। वह भय से सिहर उठी। उसने पति को वह सब बताया। उस डरपोक व्यक्ति ने निश्चय किया कि इस अपशकुन के बाद वे यहाँ काम नहीं करेंगे। देवी नरबलि चाहती है, उसके क्षेत्र का अपमान हुआ है। वे सुबह अपने घर लौट जावेंगे। बाहर की चिकनी चुपड़ी रोटी से घर की रूखी सूखी अच्छी होती है। जब उसने पत्नी से यह बात कही तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उसके मन का भय हटा और स्थिरता आई तो उसने पति से साफ साफ कहा, वह अब लौट कर नहीं जावेगी। वहाँ लोग उनकी हंसी उड़ावेंगे। उसने 5 पैसे चावल और रोली रुमाल के एक छोर पर बांधकर भगवती की मनौती की कि उनकी रक्षा करे। पति उसकी इस बात की हंसी उड़ाने लगा। तकरार बढ़ी। वह उसे गालियां देने लगा, उस पर लांछन लगाया कि वह तो यहाँ प्रेम करने का स्वप्न देख रही है। सभी औरतों का यही हाल है कि वे झूठ बोलती हैं और मनचाहे यारों के साथ मौज उड़ाती हैं। वह बाजारू औरत है। यह सुनकर उस खुन्नू व्यक्ति पर से उसकी आस्था हट गई। वह रास्ते भर संकेत करता रहा कि गरीबों की कोई इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं होती है। उनको तो इसी भांति मर खप कर जीवन काटना है। वे शूद्र हैं। उनका कर्तव्य है कि बड़ी जाति वालों की सेवा करें। वह यह सब सुझाता था कि यदि वह ठेकेदार और ओवरसियर से अवैध संबंध स्थापित कर सके तो वे वहाँ सम्मान के साथ रहेंगे। वे अच्छी मजदूरी देंगे। उनके दिन सुख के साथ कटेंगे। 2 साल में वे काफ़ी रुपया कमाकर कस्बे लौटेंगे। फिर वहाँ एक बिसात खाना की छोटी दुकान खोलकर चैन से रहेंगे। तब वह मन ही मन बौखलाकर भी चुप रही थी। उसे लगा कि पति के शरीर पर एक पालतू कामचोर कुत्ते के समान चर्बी जम गई है, इसीलिए वह आलसी हो गया है और उसे इसी कायर पुरुष के साथ जीवन व्यतीत करना था। वह कामचोर कल बहाना बनाकर फिर कस्बे लौट जाना चाहता है। वहाँ वह जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, चोरी करेगा। पुलिस वालों ने उसका कई बार चालान कर 10 नंबरी मान लिया है। वे आधी आधी रात आकर उनका दरवाज़ा खटखटा कर पूछते हैं कि वह घर पर है या नहीं। यही नहीं, उन लोगों ने ऐसे युवकों का गिरोह बनाया है जिनसे कि समय समय पर सेंध लगवाकर चोरी करवाते हैं।